गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। हम 11th स्टैंडर्ड में बीए सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर चालू किया है हमने 11th का। अब वो चैप्टर में हमने बैंकिंग की बहुत सारी प्रोसेस देखी। अब हम देखने वाले हैं गोदाम। लास्ट ऑडियोज़ में हमने देखा था बैंकिंग की जो सार्वजनिक भविष्य निधि है, पोस्टल बीमा है, मासिक बीमा योजना के बारे में सब देखा था। अब देखेंगे हम गोदाम। उत्पादन पश्चात माल का क्रय या विक्रय उपभोग तुरंत नहीं होता, इसलिए उसका संग्रह करना आवश्यक होता है। नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। बहुत सी वस्तुओं की मांग मौसमी होती है, उसका उत्पादन पूरे वर्ष के दौरान होता है, तब भी ऐसे वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है और जब मांग हो तब प्राप्य हो ऐसी वस्तुओं को गोदाम द्वारा खरीदी जाती है और उसको बेची जाती है। नॉर्मली गोदाम का अर्थ क्या है कि गोदाम ऐसी सेवा है कि जिससे उत्पादनों का संग्रह किया जा सकता है, यानी जो भी प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, उस उत्पादित साधन को एक जगह पे स्थिर करके रखना या संभाल के रखना, पूंजी के स्वरूप में उसको जमा करके रखना, यानी गोदाम का प्रकार है। अब गोदाम उत्पन्न अपने मूल स्वरूप में अक्षत रहे इस प्रकार से रखा जाता है। संग्रह दौरान उत्पादन के गुण बने रहे अथवा उसके कम के कम परिवर्तन हो, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि जब स्टोरेज किया जाता है उस समय वो साधन सामग्री को उसमें नुकसान कम से कम हो, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होगा कि उनका जो स्टॉक है वो थोड़ा मेंटेन रहे। गोदाम के प्रकार दिए गए हमें। पहला प्रकार है मालिकी के दृष्टि से। मालिकी की दृष्टि से क्या क्या होता है कि निजी गोदाम, सार्वजनिक गोदाम, जिसका हम अर्थ बाद में देखेंगे। पहले तो ये तख्ता जो बनाया हुआ है वो तख्ता हम देखेंगे गोदाम के प्रकार में। उसके बाद है कर भुगतान की दृष्टि से, उसमें दो प्रकार है वापस, कर भरे हुए माल गोदाम, कर न भरे हुए माल गोदाम। कर यानी क्या? टैक्स, जिससे टैक्स भरा होगा वैसे गोदाम अलग है और जिसमें टैक्स नहीं भरा है वैसे गोदाम। उसके बाद है उपभोग की दृष्टि से गोदाम, सामान्य गोदाम और विशिष्ट गोदाम। अब एक तो नॉर्मली गोदाम का मीनिंग हम सबको पता है। गोदाम यानी कोई भी वस्तु को संग्रहित रखने के लिए की जाने वाली जो जगह है, स्टोरेज है, उसे गोदाम कहा जाता है, यानी वस्तु संग्रह का एक साधन यानी गोदाम। अब उसके प्रकार में पहला प्रकार जो है मालिकी की दृष्टि से, तो मालिकी की दृष्टि में पहला है निजी मालिकी गोदाम। व्यापारी या उत्पादक के अपने माल का संग्रह करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार निजी मालिकी के गोदाम होते हैं। ऐसे गोदाम को निजी मालिकी के गोदाम कहा जाता है। यानी व्यापारी या उत्पादक जो है अपने वस्तु को संग्रह करने के लिए खुद के गोदाम बनाते हैं, यानी कोई गवर्नमेंटल गोदाम नहीं होते। अब गवर्नमेंट और निजी तो हमको पता है, सार्वजनिक और निजी का अर्थ हमने देखा हुआ है। सार्वजनिक यानी क्या कि जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं, मूल्य चुका के, रेंट चुका के। पर निजी जो सिर्फ खुद के लिए ही उपयोगी हो तो उसे निजी वस्तु कहा जाता है। वस्तु और सेवा में हमने देखा था। उसके बाद है सार्वजनिक गोदाम में जिन गोदाम में अपने धंधे या हेतु के लिए किए नहीं जाता है बल्कि जनता के लिए किए जाता है, उसे सार्वजनिक गोदाम कहा जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है, जिसका उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं पर सबके लिए होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक गोदाम। इन गोदामों में मालिकी निजी व्यक्ति या संस्था की होती है। धंधादारी या अन्य लोगों को इन गोदाम की सेवा लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद है दूसरा कर या भुगतान की दृष्टि से गोदाम। कर या भुगतान की दृष्टि से दिया है, उसमें पहला है कर भरे हुए माल का गोदाम। कर यानी हम सबको पता है टैक्स, जिसका टैक्स भरा जाता है वो गोदाम, यानी गोदाम का टैक्स नहीं, जिस मटेरियल को हम स्टोर करके रख रहे हैं उन मटेरियल को बेचने का कार्य जिसमें होता है तो उसे कर भरे हुए माल का गोदाम कहा जाता है। देखते हैं
आयातित माल पर आयात शुल्क भुगतान के पश्चात निर्धारित स्थान पर ले जाने के लिए तुरंत वाहन व्यवहार की सेवा उपलब्ध न हो तब बंदरगाहों या हवाई अड्डों और सीमावर्ती स्थानों पर कर भरे माल का संग्रह करने के लिए सार्वजनिक गोदाम सेवा प्राप्त होती है। यानी जहाँ पे लीगली प्रोसेस होती है उन सब जगह पे इन गोदामों का यानी कर वसूल किए गए गोदामों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कर न भरे माल का गोदाम, यानी आयातित माल पर आधारित दर से कर भुगतान करना है। आयातित माल जिस पर कर भुगतान नहीं किया गया उस गोदाम को हम जहाँ पे साधन सामग्री रखते हैं इन गोदामों को हम क्या कहेंगे, कर न भरे हुए गोदाम। जिन स्थानों पर आयात होता है उन स्थानों पर इस प्रकार के गोदाम स्थित किए जाते हैं। यानी कि जब कोई भी साधन सामग्री है जिसको विदाउट टैक्स भेजा जा रहा है, भरा जा रहा है, तो उन सभी साधनों का स्टोरेज स्थान को क्या कहेंगे, कर न भरे हुए गोदाम। इसमें यह गोदाम पुनः निर्यात के लिए आशीर्वाद होते हैं, यानी फिर से हमें वो चीज़ को निर्यात करना हो तो फायदे स्वरूप रहते हैं। उसके बाद है सी विभाग गोदाम के प्रकार में सामान्य गोदाम और विशिष्ट गोदाम। अब सामान्य गोदाम कैसे कि जिसमें माल के संग्रह, देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष अथवा अलग अलग सेवा न देनी पड़े, ऐसे संग्रह के गोदाम को सामान्य गोदाम कहा जाता है। इन गोदामों में लगभग सभी प्रकार के आकार, कद, वजन, स्वरूप वाले माल को संग्रहित किया जाता है। इन प्रमाणों में अधिक दिखाई देते हैं। ऐसे गोदाम अधिक प्रमाण में हमको पर्याप्त है जिसमें कोई आकार या वजन या इसका कोई लिमिटेशन रहता नहीं है सामान्य गोदाम में। और विशिष्ट गोदाम जिस माल के संग्रह, देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष अलग सेवा देनी पड़ती है, ऐसे गोदाम को विशिष्ट गोदाम कहा जाता है। यानी फल, दूध, सब्जियां जैसे नाशवान पदार्थ है, उन लोगों को उन चीज़ों के संग्रह के बाद उस पर ध्यान देना आवश्यक है, तो इसके लिए विशिष्ट गोदाम का निर्माण किया जाता है। अब गोदाम के बाद हम देखेंगे वाहन व्यवहार और परिवहन सेवाएं। वाहन व्यवहार और परिवहन सेवाएं यानी वाहन व्यवहार का अर्थ क्या है, वाहन व्यवहार ऐसी सेवा है जिससे द्वारा मनुष्य और माल सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। अब वाहन व्यवहार कोई भी साधन सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन करने के लिए उपयोगी है। अब इसमें हमें प्रकार दिए गए हैं 3, मानव शक्ति द्वारा संचालित, पशु शक्ति द्वारा संचालित, हवाई मार्ग द्वारा संचालित। अब मानव शक्ति द्वारा संचालित यानी क्या कि मनुष्य और माल सामग्री के स्थानांतर के लिए मानव शक्ति द्वारा संचालित आज भी प्रचलित है और पर्यावरण अनुकूल है। बहुत से स्थानों पर पैडल रिक्शा और अपनी जो साइकिल है, इन सब साधनों का उपयोग होता है जिसे मानव संचालित कहा जाता है। यानी मानव के द्वारा किए जाने वाला परिवहन, साइकिल है, बाद में जो बाइसिकल, जो साइकिल ऑटो होती है, साइकिल ऑटो जिसके पीछे 2 सीट होते हैं और आगे हमने देखा हुआ है टांगे की जगह पे इंसान गाड़ी चलाता, साइकिल चलाता है, तो उस प्रकार से के साधनों को हम मानव शक्ति द्वारा संचालित कहते हैं। पशु द्वारा संचालित यानी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सभी साधनों को हम पशु द्वारा संचालित कहते हैं। बैलगाड़ी से खेती में किसान क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन कार्य करता है, तो वो क्या हुआ, पशु द्वारा संचालित। उसके बाद है हवाई मार्ग द्वारा संचालित। हवाई मार्ग द्वारा मनुष्य और माल सामग्री को शीघ्रता से और लंबी दूर के परिवहन को संभव है। छोटी दूरी के लिए हवाई मार्ग का उपयोग महंगा सिद्ध होता है। यानी हवाई जहाज से साधन सामग्री को और इंसान को भी बहुत कम समय में दूर तक हम पहुंचा सकते हैं, पर वो छोटे स्थान पे हो, नज़दीक के नज़दीक हो, तो टाइमिंग तो उतना ही हो जाता है, तो इसलिए ये महंगा भी होता है, इसका चार्जेस भी ज़्यादा होता है और ये जलद मार्ग भी कहा जाता है। अब इसके बाद है हमें भूमि मार्ग। भूमि मार्ग यानी
रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन द्वारा परिवहन। तो इसमें पहला है रेलवे मार्ग। रेलवे मार्ग द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का परिवहन होता है। इंजन के सामान्य रूप से डीजल विद्युत का उपयोग चालक बल के रूप में किया जाता है और कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ भी डिब्बे में चालक शक्ति होती है, जिसे मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। रेलवे में आज चालक शक्ति के रूप में केबल या गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं रेलवे में पहले क्या था, हर एक डिब्बे में एक चालक पद्धति का उपयोग किया जाता था, पर अभी लौ चुंबकीय जैसे दो मैग्नेटिक से वो पावर करके उसको खींचने का वर्किंग होता है। ये भूमि मार्ग में है। दूसरा है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग यानी एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए मुक्त होता है। स्थान, दिशा, गति, समय, सुविधा परिवर्तन संभव है, जो अन्य वाहन व्यवहार के प्रकारों से सरल नहीं, पर सड़क मार्ग द्वारा घर के दरवाजे तक वाहन सेवा देना संभव है। सड़क मार्ग क्या करती है, रेलवे मार्ग हमें घर तक थोड़ी ना छोड़ेगी, तो उसकी जगह सड़क मार्ग परिवहन किस प्रकार का है कि आपको आपके घर के दरवाजे तक उसको पहुंचाने के लिए मदद रूप होती है। उसके बाद है जल मार्ग। समुद्र, तालाब, नहर, नदी आदि जल मार्गों में नाव, जहाज या अन्य साधनों से जल मार्ग वाहन व्यवहार होता है, जो नज़दीकी समुद्र तट के स्थान अथवा जहाँ जल एवं समतल भूमि हो वहाँ बड़े पंखे से चलने वाले होवरक्राफ्ट का उपयोग होता है। उसके बाद है पाइपलाइन मार्ग। तरल अथवा गैस जैसे उत्पादनों के लिए पाइपलाइन अधिक उपयुक्त होती है। तरल कचरे के निकाल या पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हजीरा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन डाली गई है। भारत में असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए इन पाइपलाइन का मार्ग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज सेकेंड चैप्टर के 3 पॉइंट क्लियर किए। गोदाम, उसके बाद है वाहन व्यवहार और परिवहन, और तीसरा है भूमि मार्ग। अब हमें इस चैप्टर के स्वाध्याय के MCQs लिखने हैं और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और फोटो के माध्यम से आपको पर्याप्त होंगे। तब तक के लिए आपको इनकी परिभाषाएं जो दी गई है पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे ये परिभाषाएं आपको नोटबुक में उतारनी है। थैंक यू।